नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सच्ची, ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारिता को अगर जिंदा रखना है तो मेरे जैसे प्लेटफॉर्म्स को समर्थित करें, और आपका समर्थन मेरे लिए बहुत कीमती है। और आज चुनाव की मतगणना का दिन है। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, और जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है तो वहां पर महायुति को जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जहां पर बीजेपी 100 से ज्यादा सीटें जीत उसने 100 से 60 ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है। लेकिन जिस तरीके से घटनाएं महाराष्ट्र में हुई हैं, आप उस समय की घटनाक्रम को याद करिए जिस समय उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा गया। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचा। उसके बाद से जिस तरीके से पूरे चुनाव कैंपेन को किया गया, फिर विनोद तावड़े के पास से पैसे मिले, और उसके बाद लगातार जो अदानी का काफी बोलबाला पूरे चुनाव में रहा, तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि पूरा चुनाव क्या पैसे के बल पर जीता गया चुनाव है। और संजय राउत की अगर मैं बात करूं, जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट के जो राज्यसभा सांसद हैं, उनका तो ये कहना है कि भाई अगर बैलेट पेपर से चुनाव को फिर से कराना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव बिल्कुल बेतुका है, उसका वर्डिक्ट अनएक्सेप्टेबल है। यहां तक कि शिवसेना के सभी लोग ये कह रहे हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट से मैच करता हुआ ये चुनाव का नतीजा बिल्कुल नहीं है। तो आज महाराष्ट्र की हम खासकर बात करेंगे, क्योंकि और झारखंड की भी हम बात करेंगे। लेकिन इस चुनाव के सबसे बड़े सबक क्या हैं दोनों राज्यों के? हमने बहुत सारे सबक की बात की थी जब हरियाणा में चुनाव हुआ था, कि पब्लिक सेंटिमेंट कांग्रेस के साथ था, लेकिन कांग्रेस वहां पर चुनाव हार गई। फिर कांग्रेस के नेताओं ने यह कहना शुरू किया कि हमने हरियाणा की हार से सबक लिया है और अब हम चीजों को सुधारेंगे। तो इन दोनों राज्यों के चुनाव के नतीजों से सबसे बड़े सबक क्या हैं, और अब हमारे देश के लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर संदीप यादव जुड़ रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर संदीप यादव, आप इस समय हमारे साथ जुड़े, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपके हिसाब से जो महाराष्ट्र की जीत है, क्या आज उस जीत का श्रेय बीजेपी को दिया जा सकता है कि भाई एक है तो सेफ है, कटोगे तो बटोगे? ये जो पोलराइजिंग और डिविसिव एजेंडा बीजेपी का था, क्या आज वो साबित, मतलब बिल्कुल कारगर साबित हुआ है उनके लिए? जी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये जो उनका एजेंडा था उसकी जीत है। बेसिकली ये उनको जीत कैसे मिली है, ये बहुत बड़ा रहस्य और आश्चर्य है मेरे हिसाब से। क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि मानना है, क्योंकि मुझे लगता है कि बस विनोद तावड़े का तो नाम आ गया इलेक्शन से 2 दिन पहले। ये सब कुछ प्रशासन के देख-रेख में बहुत आराम से चल रहा था। और मेरे एक पत्रकार साथी हैं महाराष्ट्र से, उन्होंने मुझे बताया था, फ़ोन करके विदर्भ से उन्होंने बताया कि इस तरह की चीज़ें चल रही हैं पैसे की बात। तो मैंने सोचा कि मैंने लाइटली लिया। फिर मुझे बातें, जो आदमी दिन-रात पढ़ रहा है, समझ रहा है, देख रहा है खुद और दुनिया के बारे में जान रहा है। ये केवल भारत में ही ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। दुनिया के 2010 में अमेरिका में चुनाव की रिगिंग पर सवाल उठे थे, और ब्राज़ील में, केन्या में, दुनिया के तमाम देशों में हमने देखा कि ये सब मॉडल चलते रहे हैं। वहाँ कैसे इलेक्शन को कंप्रोमाइज़ किया जाता रहा है, चाहे वो बोल्सोनारो रहे हों, चाहे वो कोई रहा हो। तो ये सब होता रहा है, लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इतना महत्वपूर्ण राज्य है, भारत की आर्थिक राजधानी कही जाती है, और बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। और उसको किसी भी हालत में अडानी और अंबानी, अगर राहुल गांधी को कोट करके मैं कहूं तो A1 और A2 किसी भी हालत में उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। और तमाम आरोप लग रहे हैं इस सरकार में कि इनकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं गुजरात को चले गए हैं। अब इसको, अगर इस प्रश्न को जो आपने पूछा, उसी को मैं दूसरी तरह से देखूं, दूसरी तरह से उसको अगर समझने की कोशिश करूं, तो बीजेपी क्यों जीतनी चाहिए? उसने ऐसा क्या किया है कि वो जीत गई है? मुझे नहीं लगता कि कुछ उसने किया है, उल्टे उसने 5 साल तक महाराष्ट्र की जनता का एक तरह से देखा जाए तो उनका दमन किया है। दमन इसलिए किया है कि लार्जर जो इश्यूज थे, जो बिगर इश्यूज थे, जैसे ओबीसी जो तबका है वो अपने रिजर्वेशन की बात कर रहा था, जातिगत जनगणना की बात कर रहा था, उसको दबा के रखा, उसकी कोई बात नहीं करती है बीजेपी, चाहे वो शिंदे का जो शिवसेना गुट है। और दूसरा जो मसला है वो मराठा रिजर्वेशन का एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट रहा है। हालांकि कांग्रेस ने बहुत पहले उनको रिजर्वेशन दिया, और वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया, वो निरस्त हो गया था, रद्द हो गया था, क्योंकि वो संभव ही नहीं है जब तक जातिगत जनगणना ना हो, आंकड़े ना हो, डेटा ना हो, क्योंकि उनका जो मार्जिनलाइजेशन है वो कैसे है। तो उसको भी बीजेपी ने गडमड किया,
और उसको खराब किया। उसमें कहीं कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मराठा तबका भी उससे खुश हो। तो जब कोई तबका खुश नहीं है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मराठा हो, चाहे वो ओबीसी हो, अब बचता ही कौन है? मुसलमान बचते हैं 11.5% वहां महाराष्ट्र में है। तो ये जो तबके हैं सब नाखुश हैं, तो फिर जीत किसने वोट किया, क्यों वोट किया? मैंने कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन रहा होगा ना। और वो मोटिवेशन क्या विनोद तावड़े थे, क्या अडानी थे, जिनके यहां से सब कुछ आ रहा था और वो जा रहा था लोगों को? लोग अब कह रहे हैं कि 3 महीने की वो जो योजना है माझी लाडकी बहन योजना, उससे नहीं, ये एक ढाल है कि आप कहोगे क्या? जीत मिल गई तो कहोगे क्या? उसके लिए ये कहा जा रहा है कि माझी लाडकी बहन योजना जो है वो बहुत इफेक्टिव योजना थी। और वो 3 महीने, क्या जनता बेवकूफ है जो 3 महीने आप पैसा दोगे? उस योजना में क्या था? उस योजना में महाराष्ट्र की 2.5 करोड़ औरतों को आइडेंटिफाई किया गया है, 21 साल से 65 साल की उम्र की। और उसमें यह है कि उनको 1500 रुपए दिए जाएंगे हर महीने। और वो केवल 3 महीना, चुनाव से पहले वो योजना शुरू हुई है, 3 महीने दिए गए। उस पर भी सवाल उठ रहा था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्या मतलब है? ये सब योजनाएं चुनाव से कुछ दिन पहले शुरू हुई, जस्ट खैर ठीक है, मान लीजिए चुनाव से पहले शुरू हुई, लेकिन लगातार चाहे वो प्रशासन की मदद रही हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मदद रही हो, या किसी भी संस्था की मदद रही हो, विपक्ष के नेताओं पर लगातार छापे पड़ रहे थे। उनके यहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगातार उनके यहाँ पहुंच रही थी। तो ये सब जो है ना वो बता रहा है कि बीजेपी से कोई खुश नहीं है और वो जीत रही है, बंपर वोटों से जीत रही है। अभी जो ट्रेंड चल रहे हैं 222, 220 चल रहे हैं, तो ये तो भयानक जीत हुई। और इसी लोकसभा के चुनाव में 150 सीटों पर महाविकास, माने विधानसभा सीटों पर जीती है महाविकास आघाड़ी। तो 5 महीने में ऐसा क्या बीजेपी ने कर दिया कि जिससे ये जादू हो गया? ये वो सवाल है जिसका उत्तर न मेरे पास है, ना किसी पॉलिटिकल कमेंटेटर के पास है, ना क्रिटिक के पास है, ना ही किसी ऐसे आदमी के पास है। क्या इतना पोलराइजेशन भी कैसे हो गया लोगों का? क्योंकि जब पोलराइजेशन जून में नहीं हुआ तो नवंबर में इतना जल्दी कैसे हो गया? क्या लोग एकाएक, ऐसा कोई हिंदू मुसलमान मामला भी नहीं आया जहां हिंदू वास्तव में महसूस करे कि वो खतरे में है तो एकजुट हो गया है? ऐसी भी बात नहीं है कोई। और क्या ऐसा मामला हुआ, क्या जादू हुआ? तो वो जादू क्या विनोद तावड़े का है, अडानी का है, या ईवीएम का है, या फिर प्रशासन का मैनेजमेंट का है, या फिर कुछ ना कुछ है? ये रहस्य तो है जिसके वैलिड रीजंस हैं। नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि अब क्या चुनौतियां हैं, क्या डेंजर्स हैं, और अगर यही मॉडल है जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव संरक्षण की वजह से अगर चुनाव जीता जा रहा है, या फिर विनोद तावड़े या अदानी मॉडल के जरिए भी जीता जा रहा है, तो चुनाव अब विपक्ष लड़ेगा कैसे? क्या विपक्ष अब इन राज्यों में कभी आएगा ही नहीं? क्या अब हम ये मानकर चले कि अब हरियाणा में कांग्रेस खत्म? हम क्या ये मानकर चले कि जो रीजनल पार्टीज हैं जिन्होंने अच्छा नहीं किया है, या एमवीए, क्या अब वो महाराष्ट्र में कभी पनप नहीं सकता है? क्या चुनौती क्या है ऐसे मॉडल के सामने जहां पर केवल और केवल पैसे के बल पर चुनाव लड़ा जाता है? नहीं, बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती यही है कि विपक्ष को एक तो अपने छोटे-छोटे पेटी जो उनके इंटरेस्ट हैं उसको छोड़ के, छोटे स्वार्थों को छोड़कर, एकजुट होकर वास्तव में कहीं न कहीं भारत के संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों के लिए लड़ाई लड़नी होगी, उसके लिए खड़ा होना होगा। और उसके लिए खड़ा होने का तरीका ये नहीं है कि एक आदमी राहुल गांधी उस पे बात करें कि अडानी और अंबानी इन्वॉल्व हैं, चाहे वो अडानी सोलर पावर प्रोजेक्ट का मामला हो, या फिर कोई भी, चाहे वो जो ऑफशोर कंपनीज का मामला हो, सेल कंपनीज का मामला हो, जो शेयर घोटाले का मामला है लोकसभा चुनाव के समय हुआ, जिस पे आरोप लगाया। राहुल गांधी लगातार मुखर है, लेकिन उनके सहयोगी दल नहीं बोलते हैं, वो बात नहीं करते हैं, वो उस तरह से मुखर नहीं है। तो ये इससे नहीं मामला चलेगा। और कांग्रेस को भी अपने भीतर से अपने को रिफॉर्म करना होगा। जैसे उसके पीछे के जो, क्षमा करिएगा, उसके भीतर के जो नेता हैं, जो कमलनाथ जैसे हैं, जो कुछ दिन पहले तक प्लेसमेंट मांग रहे थे बीजेपी में, जब बीजेपी ने नकार दिया तो आके कांग्रेस में फेस होकर चुनाव लड़ गए मध्य प्रदेश के। ये विचित्र है कांग्रेस का कि कांग्रेस को तय करना होगा कि वो कौन उसको लीड कर सकता है, कौन उसको सामने से एक नेतृत्व दे सकता है। तो कांग्रेस को अपने भीतर भी देखने की जरूरत है। जिन राज्यों में उसका मेन नैरेटिव विकास सेंसस का, इतना देरी क्यों किया तेलंगाना में? इतने दिन से सरकार बनी, आपको तो तुरंत कर देना था ना। क्योंकि लोग तो चाहते हैं कि हमको तुरंत एक लोगों को आपको बांध के रखना है, और बांधेंगे आप उस तरीकों से जो आपने वादा किया उसको तुरंत डिलीवर करके। तो ये सब मामला है जिसको कांग्रेस को सोचना होगा, इंडिया गठबंधन को सोचना होगा। और अगर वो गंभीर हैं तो इस पर वो आगे बढ़े और इसको मतलब आगे लेके चले, और उनको जीत मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बीजेपी ढलान पर है। बीजेपी बस इन्हीं तंत्रों से अपने वोटरों को बांधे हुए है। अदरवाइज उसके पास कोई नैरेटिव नहीं है कि वो चुनाव में वोटर्स को अब अट्रैक्ट कर पाए।
उसके पास कोई ऐसा नैरेटिव नहीं है, वो बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। नहीं, लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप कांग्रेस की जो क्लींजिंग की आप बात कर रहे थे कि भाई कम से कम कमलनाथ जैसे जो नेता हैं, उनको हटाए, पूरी ओवरहॉलिंग कांग्रेस अपनी करे। हरियाणा के चुनाव के समय भी ये बोला गया था कि भई हरियाणा की हार से हमने सबक सीखा। मैंने तो नहीं देखा कांग्रेस को कि वो भूपेंद्र हुड्डा को हटाए या फिर इलेक्शन पिटीशंस फाइल करे या कोई जल्दबाजी दिखाए, ईवीएम को बॉयकॉट करे। ये सब तो कुछ भी मैं नहीं देख रही हूँ अपोजिशन की तरफ से होता हुआ। तो फिर उम्मीद क्या रहेगी ऑपोजिशन से आपके हिसाब से? जी, कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे मजाक भी उड़ा रहे हैं कि राहुल गांधी, क्षमा करिएगा, कांग्रेस पार्टी अब अपने कुछ राष्ट्रीय महासचिवों की कमेटी बनाएगी महाराष्ट्र के मामले में, और वो अपनी जांच करके 2032 में रिपोर्ट सौंपेंगे। तो लोगों का भी अब कांग्रेस के मोडस ऑपरेंडी। जी, जो कि कांग्रेस करती है। आज लोग अगर उसकी करती है। आलोचना कर रहे हैं तो ये सही बात जी, है। बिल्कुल। तो लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं, क्योंकि आप मुख्य विपक्षी दल हैं और आपको साफ-साफ लोगों को लीड करना है। आप पता लगाइए ना कि आपकी पार्टी को क्यों 11% वोट मिले। 11% के आसपास वोट में अभी चल रहा है कांग्रेस का, क्यों इतनी कम सीटों पर आप सिमट गए? इससे तो बेहतर था कि आप अकेले चुनाव लड़ते और मतलब अपने वोट शेयर बचा पाते, अपनी चीजें बचा पाते। तो कहीं न कहीं कांग्रेस के नेतृत्व को इस बात को बहुत ही क्लियर ढंग से, उससे ज्यादा तो वोट पाई है झारखंड में कांग्रेस। 15% से ज्यादा वोट पाई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र में इसी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 17 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीती हैं। कैसे ऐसे हो सकता है? ये भी एक आश्चर्य की बात है कि इतना इतना परसेप्शन में गिरावट भी कैसे हो सकती है? कांग्रेस ने ऐसा कुछ खराब काम भी नहीं किया है। क्या कांग्रेस ने कुछ ऐसी चीजें की हैं जिससे जनता का उससे मोह भंग हो गया हो? हर कोई परेशान है महाराष्ट्र में। तो ये वो रहस्यमय चीजें हैं, ये कुछ रहस्यमय बातें हैं जिनका उत्तर साफ दिख नहीं रहा है। लेकिन ये भी कन्विंसिंग नहीं है कि बीजेपी इस थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जीत के वापस आ रही है महायुति गठबंधन। तो मुझे लगता है कि जो आपका सवाल था कि कांग्रेस को वास्तव में बहुत ही ईमानदारी से अपने संगठनों में झांकने की जरूरत है, और उसमें क्लींजिंग की जो आपने बात कही, उसको क्लींज करना होगा और सही रेमेडी अपनी ही मतलब पार्टी को ऑफर करनी होगी, तब जाके चीजें सुधरेंगी और तब जाके वो कनेक्ट बनेगा। राहुल गांधी ने कनेक्ट बनाया है और इससे इनको सीखने की जरूरत है कि वो कैसे आगे बढ़े। लेकिन डॉक्टर यादव, झारखंड और महाराष्ट्र के अलावा आज देश के कई हिस्सों में उपचुनाव के नतीजे भी आए हैं और उपचुनाव के अगर आप नतीजे देखें तो तृणमूल कांग्रेस जीती है। उधर पंजाब में भी कुछ सीटें आम आदमी पार्टी ने भी जीती हैं। तो कुल मिलाकर उपचुनाव के भी जो नतीजे हैं, उधर वायनाड में प्रियंका गांधी जो कि 3.5 लाख वोटों से आगे चल रही हैं। तो क्या एक विन विन सी सिचुएशन आपको दिखती है या आपको खतरा ज्यादा नजर आता है आगे की राह जो चुनावी राह है उसमें? नहीं, विन विन सी सिचुएशन एकदम नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र जैसा महत्वपूर्ण राज्य हार जाने के बाद आप लोकसभा की एक सीट जीतते हैं जो जीतना ही था वायनाड में, और बाकी आप जैसे तृणमूल ने अपना किला बचा लिया। ये भी देखिए एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है कि इतने बड़े आंदोलन, वहां बहुत जन आंदोलन हुआ एक तरह से। वो जो आरजी कर हॉस्पिटल में जिस तरह से निर्मम हत्या हुई थी डॉक्टर की, तो वहां पर लेकिन जनता इतनी समझदार है कि इसके बावजूद भी उसने बीजेपी को वोट नहीं दिया है। जबकि मैं पश्चिम बंगाल में इसी 2 महीने पहले था और मेरे कई एक्टिविस्टों से बात हुई, तो उन्होंने साफ-साफ कहा कि ये आंदोलन बंगाल के हर छोटे-छोटे गांव और कस्बे तक पहुंच गया है। जो आरजी कर में हुआ स्त्री सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, लेकिन लोगों ने उसको गलत नहीं लिया। ममता बनर्जी भी बहुत विनम्र ढंग से लगातार उन्होंने धैर्य दिखाया। वो जो आक्रोशित डॉक्टर्स थे, उनको उन्होंने बार-बार बुलाया, बातचीत किया, उन्होंने अपमान किया, तब भी उन्होंने उसको बर्दाश्त किया। एक नेता का यही गुण है, क्योंकि नेता के लिए उसकी जो जनता है वो संतान की तरह है। तो आपको अपने संतान की जो मतलब जो दिक्कतें हैं उनको आपको बर्दाश्त करना है, उनको उनको पैम्पर भी करना है कभी-कभी, और उनको प्यार भी करना है। तो ममता बनर्जी ने उसको बहुत बढ़िया से, एक वास्तव में एक संघर्षशील नेता के एक काम है, और उन्होंने उसको ठीक से टैकल किया और रिजल्ट सामने है कि बीजेपी एंट्री नहीं पा पाई है, जो कि आशा लगा के बैठी है कि हमको विधानसभा में अगले में एंट्री मिल सकती। तो अब कुल मिला के देखा जाए तो ये विन विन सिचुएशन भी है, क्योंकि कांग्रेस के लिए बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस तमाम तरह की चुनौतियों के बावजूद झारखंड में विक्टोरियस होकर निकली है। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन के नेतृत्व में अच्छा खासा वोट पाया है, सीटें भी बना पाई है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत एकदम से डिसअपॉइंटिंग तो एकदम नहीं है। चाहे हरियाणा जम्मू कश्मीर को लीजिए, 1-1 था वहां भी, यहाँ भी 1-1 है। और मुझे लगता है कि अभी भी इंडिया गठबंधन जो है
थोड़ा सा ईमानदारी से और मजबूती से काम कर दे, अपने को जनता के हर मुद्दे पर कनेक्ट कर ले और सवाल उठा दे, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा करेगा और मतलब बीजेपी की जो इस तरह की राजनीति है, जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है, उस पे लगाम लग जाएगी। लेकिन डॉक्टर यादव एक चीज़ और भी है कि ये जो एक हैं तो सेफ हैं, कटोगे तो बटोगे उसका असर यूपी के उपचुनाव पे क्या दिखता है? क्योंकि पीडीए की राजनीति ऐसा नहीं है कि जो अखिलेश यादव कह रहे थे और उनकी राजनीति को बहुत ज़्यादा सफलता मिली है। लोग उसकी आज खिल्ली भी उड़ा रहे हैं कि भाई बहुत कह रहे थे पीडीए की राजनीति, कहाँ गई आपकी पीडीए की राजनीति? अल्टीमेटली तो बीजेपी के कटोगे, बटोगे को ही सफलता मिलती हुई वहाँ नज़र आ रही है। उस पर क्या कहेंगे? नहीं लोगों को लग रहा होगा कि पीडीए की हार हुई है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थोड़ा-सा भी अगर न्यूट्रल है, तो उसको तो उत्तर प्रदेश के पूरे चुनाव को कैंसल कर देना चाहिए। जिस तरह से प्रशासन ने इन्वॉल्व होके लोगों को डिस्करेज किया है, जो सामने आप उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है कि अगर आप एक माइनॉरिटी धर्म विशेष से आते हैं, तो आपके नागरिक होने के सवाल पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है। वोट डालना तो अभी दूर की बात कर दी गई है और वोट डालने के दौरान जिस तरह की गतिविधियां की गई हैं और उनको हैरेस किया गया है, ये कहीं से भी इक्वल मैंने एक तरह का बराबरी का प्लेग्राउंड नहीं था, बराबरी की जमीन नहीं थी और ये चुनाव फेयर है ही नहीं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ एक्चुअली अखिलेश यादव का पीडीए का गठबंधन इसलिए मजबूत रहेगा, इसलिए नहीं रहेगा कि अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं। एक्चुअली इसलिए रहेगा, आगे भी रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने आप बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में एक क्लासिक घोटाला हुआ है, जिसको जनता को जानना चाहिए। वो है 2018 में प्राइमरी टीचर्स की भर्ती हुई, वो विज्ञापन आया दिसंबर में और मई में उसकी भर्ती हुई, 69,000 टीचर्स का अपॉइंटमेंट हुआ, जिसमें ओबीसी और एससी के बच्चों ने तत्काल और एसटी के भी बच्चों ने वो मामला उठा दिया 2019 मई में, उसमें बड़ा घोटाला हुआ है। अगर यही योगी आदित्यनाथ दूसरे माने दल के मुख्यमंत्री होते तो अब तक आजीवन कारावास पाकर जेल में होते। उस क्लासिक मामले में जो प्राइमरी टीचर्स की भर्ती थी, सबसे पहले नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त है, उसने कहा कि इस लिस्ट को सुधारिए, गलतियां हुई हैं। उसको नजरअंदाज किया योगी आदित्यनाथ ने। फिर सिंगल जजेस की बेंच ने कहा कि ये गड़बड़ी हुई है, इसको आप सुधारिए। फिर 6600 बच्चों की लिस्ट इन्होंने दोबारा निकाली। फिर बच्चों की को ज्वाइन नहीं कराया, बच्चे गए डबल बेंच में। उसने कहा है कि आप फिर से लिस्ट बनाइए या तो निरस्त करिए। उस पर अभी तक पिछले 5 सालों से बच्चे इको पार्क में हैं और वो पीडीए के बच्चे हैं। इस तरह से जो पीडीए का दमन हो रहा है, तो वो बच्चे उनको क्लियर मैसेज चला गया है और वो काम कर रहे हैं अखिलेश यादव का और वो जो जमीन पर लोग प्रताड़ित हैं। आपको याद होगा कि अभी 2-3 दिन पहले अपना दल की जो मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल बीजेपी की सरकार में केंद्र में, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था जहां उनके ही कार्यकर्ता को बुरी तरह से मारा गया था और 5 घंटे तक उसको कोई इलाज नहीं मिला हॉस्पिटल में। मेरा कहने का मतलब है कि पीडीए वास्तव में प्रताड़ित है और वो लड़ रहा है और वो हकीकत में है। ये उपचुनाव कहीं से भी उत्तर प्रदेश में फेयर चुनाव नहीं थे। इनको अगर ठीक से देखा जाए तो दोबारा किया जाना चाहिए। अगर इसको भी वर्डिक्ट माने तो भी इस स्थिति में समाजवादी पार्टी की सफलता है कि वो 2 सीटों पर भी आगे चल रही है। क्योंकि ये चुनाव मैं आपको बता रहा हूं कि प्रशासन का जो एक वल्गर यूज हो रहा है, वो बहुत ही डेमोक्रेसी के लिए खतरा है और उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत में खास करके जो बीजेपी की ये एक पॉलिटिक्स चल रही है, वो कई मामलों में बहुत खतरनाक होने जा रही है और होगी भी। इसलिए उत्तर अब लगातार दक्षिण से पिछड़ता जा रहा है और उसका जो परिणाम है वो लोगों के जनजीवन पर दिख रहा है। आप देखिए कि लोगों को इतना डम बना दिया गया है कि पर्यावरण के मामलों में लोग अपने घर के भीतर छुपे हुए हैं और सांस लेने की स्थिति नहीं है और वो सवाल नहीं उठा पा रहे हैं। जबकि दक्षिण में नीला आसमान है, लोग बहुत खुशहाल हैं और आराम से कम ले रहे हैं क्योंकि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। और उत्तर में लोगों को ऐसे बना दिया गया है कि वो अंधभक्ति में सवाल करना ही भूल गए। महाराष्ट्र की जो जीत है महायुति की, उस जीत में सबसे बड़ी हार आप किसकी देखते हैं डॉक्टर यादव? क्योंकि आज महाराष्ट्र में जिस तरीके का आंदोलन चला था, चाहे वो संविधान को लेकर हो, चाहे फिर
कॉटन या सोयाबीन के जो किसान हैं उनको लेकर हो, क्या आज वो सारी आवाजें दब गई हैं? क्या उनको अब कोई सुनने वाला नहीं है? क्योंकि बीजेपी क्यों सुनेगी? बीजेपी ने उनकी पहले भी नहीं सुनी थी और अब तो 5 साल बीजेपी उनके सिर पर मूंग गलने वाली है, तो वो क्यों सुनेगी? तो आज ये हार, सबसे बड़ी हार इस जीत में, महायुति की जीत में सबसे बड़ी हार आप किसकी देखते हैं? आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज कट रही है डॉक्टर संदीप। हाँ, जी सॉरी, सॉरी, अनम्यूट। मैंने अपने को अनम्यूट नहीं किया जी। बोलिए। महाराष्ट्र की इस जीत में महाराष्ट्र के सबसे अंतिम व्यक्ति, वहां के मजदूरों की, वहां के गरीबों की, वहां के किसानों की हार है। 55% लोग अभी भी महाराष्ट्र में खेती करते हैं। महाराष्ट्र में कहावत है कि प्याज वहां कटने से पहले ही लोगों को रुलाती है। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है भारत में महाराष्ट्र। और वो कहावत इसलिए है क्योंकि अगर दाम बढ़े तो जनता को खाने को नहीं मिलता है प्याज, और दाम नहीं बढ़े तो किसानों को उनकी फसल का दाम नहीं मिलता है। इसलिए प्याज हर हाल में रुलाती है। वैसे ही कॉटन, वैसे ही मूंगफली या गन्ना और सोयाबीन के किसान जो है वो परेशान है, उनको एमएसपी नहीं मिली है। जबकि कांग्रेस समर्थित जो महाविकास आघाड़ी था उसने वादा किया था कि हम आपको दोगुना, हम आपको फिक्स्ड एमएसपी देंगे और तमाम तरह की चीजें जो लोन है वो माफ कर देंगे और तमाम सुविधाएं देंगे। उसके बावजूद भी किसान कैसे महायुति को वोट कर सकते हैं, ये भी एक आश्चर्य की बात है। क्यों मतलब क्यों करेंगे महायुति को? क्योंकि अभी इसी लोकसभा चुनाव में उन्होंने उसके खिलाफ वोट किया था। कॉटन और सोयाबीन वाले इलाके में 18 की 18 सीटें जो किसानों से प्रभावित है, उसमें 18 की 18 सीटें महायुति हारी थी। तो फिर ये कैसे मैंने इस तरह की आश्चर्यजनक जीत हुई? क्या 5 महीने में इतना तुरंत बदल गए लोग? आपने एक डॉक्टर यादव शुरू में कहा कि ये महायुति की जो जीत है ये अपने आप में एक आश्चर्य है, रहस्य है। और मैं अभी उस चीज को जोड़ के देख रही थी कि अगर मान लीजिए कि ये जो 55% फार्मर्स और लेबरर्स हम जिनकी बात कर रहे हैं, अगर उन्हीं इलाकों में जहां पर बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर करने वाली जो जनसंख्या है, अगर उन इलाकों में वहां के इलेक्शन पिटिशंस फाइल किए जाएं, वहां की ईवीएम को चेक कराया जाए, एग्जामिन कराया जाए, तो भी कोई जरिया नहीं है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ईवीएम को चेक कराना ही अपने आप में इतना एक्सपेंसिव काम है। एक एक ईवीएम की कॉस्ट 45 लाख रुपए आ रही है। तो ऐसे में हर दरवाजा बंद लग रहा है लोकतंत्र का कि भाई आपके पास कोई जरिया नहीं है कि आप अगर इलेक्शन फ्रॉड हुआ भी है तो उस इलेक्शन फ्रॉड को आप कैसे चेक कराएंगे। आज सबसे बड़ा डिरेलमेंट फैक्टर तो यही है। आज कैसे उन चीजों को एग्जामिन किया जाए कि भाई चुनाव निष्पक्ष हुआ है, और अगर आप उसकी जांच करवाते हैं तो उस पूरी जांच प्रक्रिया को ही इलेक्शन कमीशन ने इतना ज्यादा महंगा कर दिया है, ना आपकी कोई आरटीआई का जवाब आपको कभी मिलेगा। तो फिर ऐसे में विकल्प क्या बचा है? आज अगर इलेक्शन बिल्कुल फ्रॉड हो रहा है तो इसी तरीके से होता रहेगा और उसको कोई टैकल करने का कोई भी जरिया नहीं है। ना कोर्ट्स आपके साथ है, ना चुनाव आयोग आपके साथ है, और पॉलिटिकल पार्टीज के तो आपने जेब खाली कर दिए। बिल्कुल, ऐसे ही लगता है। लोगों को लगता है कि सब कुछ रुक गया है, डेडलॉक की तरह दिखता है, बंद। जैसे लगता है कि कोई वे आउट नहीं दिख रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ऐसा ही दिख रहा था जब एक बार इंदिरा गांधी जब अपने सत्ता के अहंकार में चरम पर थीं। 1974 में गुजरात में ही, गुजरात लोगों को लगता है कि एक ऐसा राज्य है जहाँ इस तरह के, वहां एक आंदोलन हुआ, गुजरात नवनिर्माण। और वो जो आंदोलन हुआ वो मोरवी इंजीनियरिंग कॉलेज के मेस से हुआ। मेस की फी बढ़ गई और बच्चे जो थे उस फी को देने में अक्षम थे, और उन्होंने आंदोलन शुरू किया। और वो पूरा आंदोलन गुजरात में ऐसे फैला कि गुजरात में कांग्रेस की उस समय सरकार थी चिमन भाई पटेल की, वो सरकार गिर गई और उस सरकार को भरपूर बचाने की कोशिश की गई। और वही वो आंदोलन नींव बना भारत में इमरजेंसी के दौरान सारे आंदोलनों का। उसके बाद बिहार में छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ, जयप्रकाश नारायण कूदे, और 26 जून 1975 को, 25 और 26 जून की रात को 3 बजे गांधी पीस फाउंडेशन आईटीओ नई दिल्ली से उनको उसके गेस्ट हाउस के कमरे से उठा लिया गया और फॉर्मली अगले दिन इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। और लग रहा था लोगों को कि कभी ऐसा नहीं होगा कि इस सत्ता से छुटकारा मिलेगा, परिवर्तन होगा। उस समय भी ऐसा ही लगता था, लेकिन हुआ। और उसके बाद पूरे देश में, जैसा आप जानती हैं, बदलाव हुआ, जनता पार्टी की सरकार बनी और सब कुछ बदल गया और एक विकल्प खुला, और उसकी वजह से आज बहुत सारी पार्टियां सत्ता में हैं और राजनीति में हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो अडानी के खिलाफ अमेरिका में जो मुकदमा हुआ है, वारंट जारी हुआ है, और इसी तरह की चीजें आएंगी और आनी ही है, क्योंकि जिसे बीजेपी जीत मान रही है वो बहुत बड़ी जीत है नहीं। कहीं ना कहीं उनकी सत्ता अब ढलान पर है, और वो ढलान अब धीरे धीरे, अगर इंडिया गठबंधन और चुस्त और दुरुस्त होकर उसको काउंटर करे तो वो और ज्यादा
तेजी से ढलान पर जाएगी और सत्ता से बाहर हो जाएगी। रास्ता तो ऐसे ही खुलता है, छोटी-छोटी घटनाओं से, चिंगारियों से ही बड़ी आग लगती है और परिवर्तन होता है। जी। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर यादव। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।